हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टोर्किडिज्म के बारे में या अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे टर्म्स जो यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोस का क्या मतलब है? हिडन, ठीक है। और किस का क्या मतलब है? टेस्टिकल्स, यानी कि क्या मतलब है? हिडन टेस्टिकल। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या है? हिडन टेस्टिकल्स, ठीक है। फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, टेस्टिस तो समझ में आता है, अनडिसेंडेड का मतलब क्या होता है? नॉट डिसीज्ड, ठीक है, यानी कि जो डिसीज्ड ना हुए हों, ठीक है, यानी कि जो नीचे की तरफ ना लोकेट हुए हों, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स की बात हो गई। अब हम सबसे पहले एक दो चीज़ों को समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर हम आगे इंट्रोडक्शन पे प्रोसीड करेंगे। ये एक नॉर्मल मेल जेनाइटल होता है, ठीक है। ये हमारा स्क्रोटम, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। और इसके अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी कि टेस्टिकल्स बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमारा क्या है? ये है स्क्रोटम, और ये हमारे जो दो प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के पाउच के अंदर वो होते हैं हमारे टेस्टिस या टेस्टिकल्स। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखो आप क्या लिखा हुआ, वही टर्म्स की बात हमने करी। तो ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म है वो हमारे ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है, जिसमें क्रिप्टोस का मतलब क्या होता है? हिडन होता है, और ऑर्कीज का मतलब होता है टेस्टिकल्स, यानी कि क्रिप्टोर्किडिज्म का क्या मतलब है? हिडन टेस्टिकल। सो ये क्या है? एक बहुत ही कॉमन जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जो कि मेल में पाई जाती है, और ये फुल टर्म्स बेबी में 3% होने के चांसेस होते हैं, और 3% और प्रीमेच्योर बेबीज़ में 20% होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि अनडिसेंडेड या हिडन टेस्टिस को ही हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है? अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? इज़ अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ठीक है। एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है जो कि बच्चों के अंदर प्रेजेंट होगा मोस्टली, कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ वन और बोथ, फेलियर ऑफ है यहाँ पे, फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, यानी कि हमने देखा दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो हो सकता है एक टेस्टिस ही डिसेंड ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही टेस्टिस डिसेंड ना हुए हो स्क्रोटम में, ठीक है। तो बात कर ली हमने डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन में क्या देखा हम लोगों ने? अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है जिसमें क्या हो गया है? एक या दोनों ही टेस्टिस हमारे डिसेंड नहीं हुए हैं स्क्रोटम में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म की बात कर लेते हैं। तो दो तरह के हमारे क्रिप्टोर्किडिज्म हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म, और दूसरा है हमारा एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म। तो ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होगा? जब भी हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में ना होगी, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? या तो एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा या इंगुइनल कैनाल में प्रेजेंट होगा, तो उसको ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म बोलेंगे। जबकि एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म के केस में क्या होता है? टेस्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो इंगुइनल कैनाल से पास होते हुए कहाँ डिसेंड हो जाते हैं? जो गुबर्नाकुलम होता है, अभी मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर में, जो गुबर्नाकुलम के ब्रांचेस होती हैं, या फिर बेस ऑफ द पेनिस में, पेनिस ओवर द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के बेस ऑफ द पेनिस में, प्यूबिक बोन के ओवर जो बेस ऑफ पेनिस होता है वहाँ पे, या फिर पेरिनियम वाले एरिया में, या तो फीमोरल सीथ या सुपरफिशियल इंगुइनल एरिया में अगर वो डिसेंड हो जाते हैं, कहाँ पे ना डिसेंड होके? स्क्रोटम में ना डिसेंड होके, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म और एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म। तो अगर टेस्टिस आपका एब्डोमिनल वॉल में ही प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल वॉल से 32 to 36 वीक में यहाँ पे होती है हमारे इंगुइनल कैनाल, ठीक है। तो इंगुइनल कैनाल की ये रही ओपनिंग, और ये जो एंडिंग होती है वो खुलती है हमारी ये स्क्रोटम वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये इंगुइनल कैनाल से होते स्क्रोटम में डिसेंड होनी थी, पर ये क्या हुई? यहीं पे रह गई, एब्डोमेन वाले एरिया में ही रह गई, तो हम इसको एब्डोमिनल क्रिप्टोर्किडिज्म बोलेंगे। अगर मान लीजिए एब्डोमिनल वॉल से इंगुइनल कैनाल में ही रुक गई, तो इसको हम इंगुइनल क्रिप्टोर्किडिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर ये इससे भी आगे चली गई, लेकिन यहाँ डिसेंड ना हो कि ये जो स्क्रोटम वाला एरिया है उसके ऊपर ही रह गई, तो इसको सुप्रा स्क्रोटल क्रिप्टोर्किडिज्म। तो ये तीनों जो हमारे टाइप्स हैं, ये किस में आएंगे? ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म के अंदर आएंगे। यानी कि टेस्टिस अगर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, इंगुइनल कैनाल में प्रेजेंट है, या सुप्रा स्क्रोटल स्पेस में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू क्रिप्टोर्किडिज्म,
जबकि अगर मान लीजिए आपका जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्री पेनाइल एरिया में प्रेजेंट है, यानी कि पेनिस के ऊपर वाले एरिया में प्रेजेंट है, तो ये प्री पेनाइल क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाएगा। सुपरफिशियल एक्टोपिक यानी कि ये सुपर यहाँ इस वाले रीजन में यानी कि फीमोरल वाले से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है, तो ये सुपरफिशियल एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाएगा। और ये ट्रांसवर्स वाले यानी कि पेनाइल के हल्का सा ऊपर जहाँ से पेनिस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, तो ये ट्रांसफर स्क्रोटल कहलाएगा। और जो पेरिनियम वाले एरिया में अगर प्रेजेंट है टेस्टिस आपका, तो ये पेरिनियल क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाएगा। और अगर फीमोरल वाला एरिया है, ठीक है, अगर वहाँ पे प्रेजेंट है टेस्टिस, तो उसको हम कहेंगे फीमोरल क्रिप्टोर्किडिज्म। आई होप सो कि डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब बात हम कर लेते हैं कॉजेज या इटियोलॉजी के बारे में। तो एग्जैक्ट कॉज यार अनोन है, बिल्कुल नहीं पता कि हमें क्या चीज़ हो रही है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, बट मे बी ड्यू टू प्री मेच्योर इन्फेंट, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हो, ठीक है, या फिर प्री मेच्योर बेबी हो, तो उसके केस में देखने के लिए मिल सकता है। इन्वायरमेंटल केमिकल्स या टेराटोजेनिक सब्सटेंस की वजह से हो सकता है ये। डायबिटीज़ या ओबेसिटी अगर मदर को है तो भी ये हो सकता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, उसके हार्मोन्स का सिक्रीशन अगर कम है तो भी ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती है। या फिर हो सकता है कि मदर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही हूँ, ठीक है, उस केस में भी हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। फैमिली हिस्ट्री हो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स की, तो भी हो सकता है कि ये हमें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। इसके साथ ही कुछ कॉज ये भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, यानी कि ट्राइसोमी है 26 नंबर वाले क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये 26 बोल रहे हैं मैंने, 21 नंबर वाले क्रोमोसोम पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। उसकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, या एबनॉर्मल ग्रोथ बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स दिख सकते हैं। प्रेडर-विल सिंड्रोम क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 15 क्रोमोसोम नंबर जो 15 होता है वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं जो कि लीड करते हैं हमारी ओबेसिटी को। ओबेसिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्ट जो हो सकता है वो कम हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, डिसेबिलिटी, ठीक है, और हो सकता है कि बच्चे की हाइट छोटी रह जाए, शॉर्टनेस ऑफ हाइट देखने के लिए मिल सकती है। फिर नूनॉन सिंड्रोम क्या होता है, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि फिजिकल एबनॉर्मेलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉजेस या एटियोलॉजी अनडिसेंडेड टेस्टिस के। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो आप ये देखो, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, जो टेस्टिस डिसेंड होना था स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू, वो क्या हुआ, फेल कर गया, वो डिसेंड नहीं हुआ, ठीक है, वो अब एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, जो कि डिसेंड होना था 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, वो डिसेंड ना होकर कहाँ रह गया, एब्डोमेन में ही रह गया। तो हो सकता है ये एब्डोमिनल वॉल में ही रह जाए, या हो सकता है ये डिसेंड हो जाए लेकिन स्क्रोटम में ना होके कहीं और हो, या ये ट्रू या फिर एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म को कॉज कर देगा, ठीक है। और फाइनली ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म होगा वो हमारा लीड करेगा स्टेरिलिटी को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे। तो स्क्रोटम को जब हम पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे टेस्टिस नहीं समझ में आएगा, वहाँ पे टेस्टिस फील नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों ही टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है या स्क्रोटम में अनडिसेंडेड हुए हैं, तो उस केस में इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलेगी इन केस ऑफ जब बच्चा बड़ा होगा, ठीक है। इनविनल फुलनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्मॉल साइज़ का स्क्रोटम देखने के लिए मिलेगा, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल साइज स्क्रोटम हमें स्मॉल देखने के लिए मिलेगा। हम डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही है मोस्टली। तो हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, सिटी स्कैन या MRI भी करा सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में आप ये देखो कि ये जो स्पॉन्टेनियस डिसेंडेंट होता है ये अनयूजुअल होता है एक साल के बाद, ठीक है। तो ऑप्टिमल टाइम जो हम रखते हैं ट्रीटमेंट का, यानी कि सबसे सुटेबल टाइम जो होता है ट्रीटमेंट के लिए, वो होता है हमारा 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। मेडिकल थेरेपी
या फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट इसी दौरान करते हैं जब बच्चा 1 से 2 साल का है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो टेस्टिस है वो इंग्विनल, जो एक्सटर्नल इंग्विनल रिंग है, मैंने दिखाया था इंग्विनल कैनाल आपको, ठीक है, तो अगर वो इंग्विनल रिंग मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑफ इंग्विनल रिंग है, तो हम हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, यानी कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देंगे। 250 यूनिट देंगे अगर बच्चा 1 साल का है, 500 यूनिट देंगे अगर बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है, और हम 1000 यूनिट देंगे अगर बच्चा 1 साल से मतलब 5 साल से बड़ा है। कब तक देंगे? ट्वाइस अ वीक देंगे, यानी कि हफ्ते में 2 बार देंगे फॉर 5 to 6 वीक। तो ऐसे अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इंग्विनल कैनाल में है तो वो टेस्टिस डिसेंड हो जाएगा खुद ही स्क्रोटम वाले एरिया में। बट अगर मान लीजिए हमारी एक्टोपिक क्रिप्टोर्किडिज्म है तो वो सीवियर केस है, यानी कि टेस्टिस एक्सटर्नल इंग्विनल रिंग में ना होके वो इनसाइड द इंग्विनल रिंग लोकेटेड है। तो इस केस में हम एक सर्जरी करते हैं, आर्चियोपैक्सी, फिर से टेस्टिस को स्क्रोटम में रीलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? आर्चियोपैक्सी करेंगे और कंटामिनेशन से प्रिवेंट करेंगे हम सर्जरी वाली साइट को बाय क्लिनजिंग ऑफ स्टूल एंड यूरिन केयरफुली। अब अगर मान लीजिए ट्रैक्शन अटैच है, ठीक है, अगर ट्रैक्शन अटैच है तो हम इसको 5 से 7 दिनों बाद विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।